हेलो एंड वेलकम टू द ड्रोनर्स की यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वो है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी। ये इंस्टीट्यूशन इस टाइम काफ़ी चर्चे में है ड्यू टू सो मेनी रीजंस, ड्यू टू सो मेनी रेड्स, ड्यू टू सो मेनी अरेस्ट, ड्यू टू सो मेनी स्कैम्स बीइंग अनअर्थड ऑल ओवर इंडिया। तो हम लोग आज देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो ईडी है, ये जो इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जन्म कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ, इसका हायरार्की क्या है और इसके पास क्या क्या पावर है, ये क्या क्या कर सकता है। सो वी विल सी दैट। ओके, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ईडी है क्या। ये जो हम हर दिन न्यूज़पेपर खोलते ही ईडी ने यहाँ पे रेड किया, ईडी ने वहाँ पे रेड किया, ये जो हम सुन रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ईडी है क्या। ईडी इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन जिसको स्पेशली इसीलिए बनाया गया था ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हैं या फिर फॉरेन एक्सचेंज लॉज वायलेशंस, वो केसेस हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर पाए। ये एट प्रेजेंट इट वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो फॉरेन एक्सचेंज लॉज एंड मनी लॉन्ड्रिंग, ये दो मेजर पॉइंट है जिसके ऊपर ईडी आपका काम करता है और जिसके ऊपर ईडी इन्वेस्टिगेट कर सकता है, ईडी अरेस्ट कर सकता है और ईडी पूछताछ कर सकते हैं, ऑल दिस थिंग्स। सो स्पेशली दिस टू पार्ट, वन इज मनी लॉन्ड्रिंग एंड अनदर वन इज फॉरेन एक्सचेंज लॉज। हम लोग देखेंगे कौन सा लॉज हैं, कौन से पावर दिए गए हैं ईडी के ऊपर, बट दिस इज द क्रक्स ऑफ द ईडी, डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, एंड इट वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अच्छा, अगर आप ये देखेंगे कि ईडी का जेनेसिस, स्टार्टिंग वो कैसे हुआ, उसके लिए वी नीड टू गो बैक टू 1956 1 मई। और 1956 1 मई में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में एक एनफोर्समेंट यूनिट एस्टैब्लिश किया गया और इसके पास ये ड्यूटी दिया गया था कि ये लोग क्या करेंगे, ये लोग फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा 1947, वो जो लॉ था, उस लॉ के अगर कोई वायलेट करता है, उस लॉ को अगर कोई वायलेट करता है, वो सब देखेंगे। एंड इट वाज अंडर व्हिच डिपार्टमेंट? इट वाज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एट दैट टाइम। उसके बाद एट दैट टाइम इट वाज हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली और उसके साथ साथ इनके पास दो ब्रांच थे। इट वाज हेडक्वार्टर इन दिल्ली एंड इट हैड टू ब्रांचेस, वन इज इन कैलकाटा, अनदर वन इज इन बॉम्बे। तो ये दो ब्रांच थे, दिल्ली में हेडक्वार्टर था। 1957 में और एक ब्रांच बना चेन्नई में, और ये जो एनफोर्समेंट यूनिट है इसका रीनेम होके हो गया एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और ईडी। और 57 में और एक ब्रांच कहाँ पे ओपन हुआ? चेन्नई में। एट दैट टाइम इट वाज मद्रास, तो चेन्नई में ये और एक ब्रांच ओपन हुआ। ठीक है, 1960 में एक्चुअल में ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है इस डायरेक्टोरेट का, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन का, ये कहाँ से इकोनॉमिक अफेयर से चेंज होके हो गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में। एंड एट प्रेजेंट इट फंक्शंस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। सो ये स्टार्ट किया था इकोनॉमिक अफेयर से। इट स्टार्टेड विद टू लुक इनटू द वायलेशंस ऑफ फेरा 1947 फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, एंड देन इन 1960 इट ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, अच्छा, तो
ऐसे ये स्टार्ट हुआ था। फिर ड्यूरिंग आफ्टर इंडिया मूव्ड ऑन, आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम, ये जो फेरा था, ठीक है, 1947 वाला, ये चेंज होके, ये अपडेट होके, अपग्रेड होके, ठीक है, ये हुआ फेरा 1973। और ये जो फेरा 1973 हुआ, ठीक है, इसके बाद हमारे इंडिया में 1991 में वी हैव इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। उसके बाद और एक लॉ आया जिसको हम लोग कहते हैं फेमा 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फेरा 1973 एज वेल एज फेमा 1999, और इसी के साथ ऑब्वियसली लिबरलाइजेशन हुआ। लिबरलाइजेशन होने के बाद बहुत सारे फॉरेन फंड्स इंडिया में आने लगे, और उसके साथ साथ जो चीज़ थोड़ा इंक्रीज होता गया, एंड दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग, एंड दैट इज वायलेशन ऑफ द रूल्स ऑफ द लैंड। और इसीलिए टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग और एक एक्ट लाया गया, दैट वाज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और ये कब आया? ये आया 2002 में। और ये तीनों को भी, ये जो तीन एक्ट हमने लिखा ना, फेरा, फेमा एंड PMLA, ये देखने का जिम्मेदारी किसके ऊपर सौंपा गया? ये सौंपा गया ED के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज हाउ ED गेट्स द पावर्स एंड ऑल, ठीक है। तो फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, एंड PMLA। जब फेमा इनैक्ट हुआ, when FEMA was enacted, this FERA was replaced, ठीक है, this FERA was replaced, ठीक है, क्योंकि 1973 में जब फेरा था, उसके बाद 1999 में जब फेमा आया, इसके बीच में इंडिया का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हैपेंड। तो सिर्फ रेगुलेशन से उस टाइम काम नहीं बनता, इसीलिए रेगुलेटरी लॉ को रिप्लेस करके दे इनैक्टेड फेमा मैनेजमेंट एक्ट। एंड देन 2002 में और एक एक्ट आया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फाइन। तो ये सब में जिम्मेदारी किसके ऊपर था? ED के ऊपर था, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ऊपर। अच्छा, अगर हम अभी इफ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ ED, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ ED देखेंगे अभी, यू कैन सी दैट इसका हेडक्वार्टर इज स्टिल इन न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर स्टिल इन न्यू दिल्ली, और इसको हेड करते हैं डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, ठीक है। रीजनल ऑफिसेस हैं मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली में, ठीक है। कुछ जोनल ऑफिस है, कुछ सब जोनल ऑफिस है, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज ऑब्वियसली द हेडक्वार्टर्स एज वेल एज द टेन्योर ऑफ द हेड्स, द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जो टेन्योर, ठीक है। ये जो डायरेक्टर्स हैं जनरली उनके पास 2 साल का टेन्योर हुआ करता था। इट यूज्ड टू हैव 2 years of tenure, but November 2021 में प्रेसिडेंट ने 2 ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किए थे, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, उन्होंने 2 ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किए थे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते हैं आर्टिकल 123 के अंडर में। तो उन्होंने ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किए थे, और उन्होंने ये बोला था, उस ऑर्डिनेंस में ये बोला था कि हमारे जो ED या एंड CBI, ये जो 2 हमारे बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके जो डायरेक्टर्स होंगे, इनके टेन्योर 2 साल से इंक्रीज होके 5 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है,
ठीक है, इसका मतलब 2 साल का फिक्स टेन्योर रहेगा और उसके बाद 3 एनुअल एक्सटेंशंस मिल सकता है, तो टोटल इट कैन हैव 5 years. ठीक है, सो इफ इट इज आस्क्ड कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ द डायरेक्टर्स आफ्टर 2021, इट इज 5 years एंड फिक्स टेन्योर 2 साल का है, 2 years का है. ठीक है, एंड इट वाज डन अंडर द प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 123. एंड दैट इज, दिस इज हाउ ED functions. This is how what is the structure of ED. अच्छा, moving on. Now let's see what are the statutory functions of ED. मतलब ED क्या क्या काम कर सकता है. तो यहां पे आप लोग देख सकते हो आपके स्क्रीन में, वी हैव 4 different acts. ठीक है, we have 4 different acts. First one is Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act. ये एक्ट हुआ था 1974 में, और इस एक्ट के अंडर में ईडी को ये पावर दिया गया है. ईडी हैज द पावर अंडर दिस एक्ट, ईडी हैज द पावर to preventive detention. ठीक है, तो यहां पे अगर अंडर दिस एक्ट द डायरेक्टोरेट जो है हमारे ईडी ये कर सकता है, ठीक है, कि प्रिवेंटिव डिटेंशन केस स्पॉन्सर कर सकता है विथ रिगार्ड टू फेमा कॉन्ट्रावेंशन. तो फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी, इसके लिए ईडी के पास प्रिवेंटिव डिटेंशन केस क्या पावर है. अगर हम फेमा की बात करेंगे, 1999 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये जो एक्ट था, ये जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट था ना फेमा, इट्स एक्चुअली सिविल लॉ. ठीक है, इट्स एक्चुअली सिविल लॉ. और ये जो सिविल लॉ है, ठीक है, इसमें ईडी को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है. ईडी क्या करेगा, ईडी इन्वेस्टिगेट करेगा कि अगर कहीं पे सस्पेक्टेड कहीं पे कुछ केस चल रहा है कि नहीं. ठीक है, अगर कहीं पे फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन हो रही है कि नहीं, ये वाले जो रूल्स है, राइट, तो दे कैन डू दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन. एंड ईडी ये भी कर सकता है कि अगर कोई एक्चुअल में इसको वायलेट कर रहा है, ठीक है, या फिर एक्चुअल में अगर इस लॉ का कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, ईडी हैज द पावर टू इम्पोज पेनल्टीज. ईडी पेनल्टी इंपोज कर सकता है, ईडी एडजुडिकेट कर सकता है, एडजुडिकेशन पावर है ईडी के पास अंडर फेमा. ठीक है, अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999. अच्छा, ये जो पीएमएलए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये एक रिकमेंडेशन था एफएटीएफ का. ठीक है, इफ यू नो FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड दे लुक इनटू this kind of money laundering things, and they try to suggest the possible way out, possible legislation. And after FATF suggested, India created Prevention of Money Laundering Act 2002, PMLA. और ये PMLA में ये बोला गया है कि ईडी के पास ये पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है. ठीक है, वो एसेट को ट्रेस कर सकता है, प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है, और ये भी हो सकता है कि दे कैन कॉन्फिस्केट प्रॉपर्टीज. ठीक है, दे कैन कॉन्फिस्केट प्रॉपर्टीज एंड दे कैन इंश्योर दैट द ऑफेंडर्स आर प्रोसिक्यूटेड. तो ये कर सकता है ये. तो पीएमएलए में दे हैव द पावर टू अटैच प्रॉपर्टी,
जो हम देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट डिफरेंट केसेस में ईडी प्रॉपर्टी अटैच कर रहा है, राइट। एंड वी आर ऑल्सो सीइंग दैट स्पेशल कोर्ट जो है वो कॉन्फिस्केट कर रहे हैं किसी किसी प्रॉपर्टी को। सो वी आर सीइंग दिस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अगर कोई वायलेट किया होगा उसके अगेंस्ट में ईडी ऐसे केस कर सकता है। आखिर में जो है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, ठीक है, ये जो है ये इट्स लाइक कि जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स इंडिया में इकोनॉमिक ऑफेंस करके क्या कर रहे थे, बाहर जाके फॉरेन कंट्रीज में जाके शेल्टर ले रहे थे, तब गवर्नमेंट ने क्या किया, वी हैव सीन सो मेनी केसेस ऑफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, ठीक है, यू नो दीज पीपल जो इंडिया में बहुत सारे केस करके या फिर बहुत सारे लोन लेके वो पैसा वापस नहीं करके वो लोग चले गए हैं बाहर, राइट, दे आर फ्यूजिटिव। एंड उन लोगों को टैकल करने के लिए या फिर उन लोगों को प्रोसिक्यूट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। और इसका एनफोर्समेंट का जिम्मेदारी किसके ऊपर दिया, ऑब्वियसली ईडी के ऊपर। तो यहां पे ईडी के पास क्या पावर है, यहां पे ईडी के पास पावर है कि जितने भी प्रॉपर्टीज हैं जो लोग चले गए हैं इंडिया से ऐसे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, उनके प्रॉपर्टी अटैच करने का पावर है इनके पास, ठीक है, उनके प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करने का पावर है, राइट। और ये भी पावर है कि वो ऐसा ना कर सके, इवेट ना कर सके इंडियन लॉ को, ये इंश्योर करना भी ईडी का काम है, राइट। तो ईडी कैन अटैच प्रॉपर्टीज अंडर दिस एक्ट ऑल्सो, ईडी कैन कॉन्फिस्केट प्रॉपर्टीज and ED can make sure that nobody or the economic offenders, they do not evade the Indian law. Fine. अच्छा, अगर हम ये देखेंगे कि ये जो PMLA हम बोल रहे थे इसके अंडर में ईडी काम कैसे करता है, हाउ ईडी फंक्शंस अंडर PMLA, ठीक है। Generally, section 16 and section 17 of the PMLA generally ये बोलता है कि ED can carry out the search and seizure, प्रॉपर्टी सर्च कर सकता है, मनी डॉक्यूमेंट सीज कर सकते हैं। आप we have seen so many cases of money being seized and that is in huge amounts, we have seen from all over India, right, we have seen different states, different केसेस, वी हैव सीन कहीं पे 4 करोड़, कहीं पे 5 करोड़, कहीं पे 50 करोड़ एंड ऑल, वी हैव सीन द सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सो मेनी लीगल डॉक्यूमेंट्स जो उनके पास नहीं होना चाहिए था, ईडी उसको सीज कर सकता है, ठीक है। और अगर उनको लगे, ठीक है, अगर उनको लगे कि हमें अरेस्ट करना है, they can arrest also under section 19, ठीक है। तो पहले तो वो सर्च करेंगे, ठीक है, पहले वो सर्वे करेंगे, सर्च करेंगे, सीज करेंगे, और अगर उनको लगे कि अरेस्ट जरूरी है वो अरेस्ट भी कर सकते हैं सेक्शन 19 के अंडर में, ठीक है। ये जो पावर है अंडर सेक्शन 50, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि ईडी पहले ही सर्च में चला जा सकता है विदाउट कॉलिंग द पर्सन फ्रॉम क्वेश्चनिंग। क्योंकि ये हो सकता है ना कि अगर मान लो किसी को आप क्वेश्चन के लिए बुला रहे हो, ठीक है, वो थोड़ा सा चौकन्ना हो जाएगा और ये हो के वो कोशिश करेगा कि अगर उनके पास कुछ इलीगल है वो उसको हटाने की कोशिश करेगा। To avoid this, ED can directly carry out search and seizure without calling the person for questioning under section 50, ठीक है। अच्छा, दिस इज टेक्निकल कि अगर पर्सन अरेस्ट हुआ तो ईडी को 60 डेज के भीतर प्रोसिक्यूशन कंप्लेन जो है उसको सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज लाइक टेक्निकल, बट द मेन फंक्शन इज कि आई कैन
ED can search your property if there's a suspicion that you are engaged with money laundering or anybody is engaged with money laundering. ED can carry out search. ED can seize money and documents, as well as ED has the power to arrest. फाइन. अच्छा, तो ये हो सकता है. और एक चीज है, अगर मान लो इफ नो अरेस्ट, इन केस ऑफ नो अरेस्ट, मतलब मानो कोई अरेस्ट हुआ नहीं है, सिंपली प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है. ठीक है, सिंपली प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है. देन जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, ठीक है, उसके अंडर में प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट, सिर्फ प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट जो है, ठीक है, उसके साथ अटैचमेंट ऑर्डर जो है उसको सबमिट करना होता है विद इन 60 डेज. ठीक है. अच्छा, तो यहां पे अगर पर्सन अरेस्ट हो गया तो ईडी को प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट सबमिट करना होगा. ठीक है, बट अगर कोई अरेस्ट हुआ नहीं है देन क्या होगा, ये जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट है उनके साथ साथ जो अटैचमेंट आपने किया, जो प्रॉपर्टी को अटैच किया आपने, वो अटैचमेंट ऑर्डर ये आपको सबमिट करना होगा. ठीक है, विद इन 60 डेज. दिस इज हाउ ईडी फंक्शंस अंडर पीएमएलए. और होल इंडिया जो डिफरेंट इवेंट्स हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू पीएमएलए एंड दे आर डूइंग अंडर दीज सेक्शंस, अंडर दिस पावर, यूजिंग दिस पावर. ठीक है, तो अगर हम सो इफ यू वांट टू सी द जुरिस्डिक्शन ऑफ ईडी, मतलब ईडी का एरिया, ईडी का एरिया क्या है, कहां कहां वो काम कर सकता है. इफ यू वांट टू सी दिस, देन फेमा और पीएमएलए होल इंडिया में काम करता है. ठीक है, एंटायर इंडिया उनके जुरिस्डिक्शन में आता है. एंड इसीलिए वी आर सीइंग दैट इन एंटायर इंडिया देयर आर केसेस एंड देयर आर इवेंट्स गोइंग ऑन, जहां पे ईडी किसी ना किसी इंडिविजुअल के घर जा रहे हैं, उनके वहां पे सर्च कर रहे हैं, वहां से सीज कर रहे हैं प्रॉपर्टी. सो दिस अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया. एंड जैसे मैंने बोला, फेमा इज अ सिविल लॉ, तो फेमा का केस सिविल कोर्ट में होगा. बट पीएमएलए जो है, इट्स अ क्रिमिनल केस एंड इट विल लाई इन द क्रिमिनल कोर्ट्स. ठीक है, एजेंसी के पास ये पावर भी है कि वो किसी को भी, जो कोई भी क्राइम करता है, जो कोई भी अंडर दिस लॉज, इंक्लूडिंग एनी पब्लिक सर्वेंट, दे हैव द जुरिस्डिक्शन. ठीक है, बट द ओनली थिंग इज कि ईडी कैनॉट टेक एक्शन ऑन सुओ मोटो. ठीक है, सुओ मोटो मीन्स कि हम खुद से जाके एक्शन नहीं कर सकते अनलेस आई रिसीव्ड अ कंप्लेन और समथिंग. ठीक है, कोई एजेंसी में कंप्लेन होगा, अदर एजेंसी में या फिर पुलिस में, तब जाके ईडी इन्वेस्टिगेट करेगा और जो अक्यूज है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, सो पहले फर्स्ट आई नीड व्हाट, फर्स्ट आई नीड कंप्लेंट्स. ठीक है, वो कंप्लेंट्स आप किसी दूसरे एजेंसी में कर सकते हैं, और अगर उस कंप्लेंट से ये पता चले कि देयर इज अ पॉसिबल एंगल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, देन या फिर फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन, देन जाके ईडी क्या करेगा, ईडी वहां पे एक्शन लेगा. तो फर्स्ट कंप्लेन, देन ईडी विल स्टार्ट फंक्शनिंग, और इसका जुरिस्डिक्शन होल ऑफ इंडिया है. फाइन. तो हमने देखा कैसे इट स्टार्टेड 1956 में, उसके बाद धीरे धीरे इसका पावर इंक्रीज होता गया, एंड नाउ इट हैज पावर अंडर फेमा, इट हैज पावर अंडर पीएमएलए, इट हैज पावर अंडर फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स, ऑल्सो इट हैज पावर अंडर कॉफेपोसा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी. फाइन. तो आई होप ये सेशन जो है ये आपको
अच्छा लगा होगा, कुछ इंफॉर्मेशंस यहाँ से आपके काम आ सकते हैं, बिकॉज इट इज इन न्यूज, सो इट्स बेटर टू नो अबाउट देयर हायरार्की, इट्स बेटर टू नो अबाउट देयर जुरिसडिक्शन एंड पावर. सो आई होप दिस सेशन आपको अच्छा लगा है. जोनास के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए सेशन को एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को. थैंक यू.